हम लोग जो है इसमें DSO के पेपर को देखने वाले हैं और इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि A जो है B और K की माँ है, D जो है A का पति है, E D के भाई का पुत्र है। तो कह रहा है A और E के बीच में क्या संबंध है। तो जैसे जो है A जो है वो B और K की माँ है, B और K की माँ है। इसके अलावा कह रहा है D जो है A का पति है, D जो है A का पति है। उसके बाद E D के भाई का पुत्र है। मान लेते हैं इसका कोई भाई है X, ठीक है, और इसका बेटा जो है वो E हो गया, ठीक है। तो ये जो है पिता का संबंध हो जाएगा E और X के बीच में, E और D के बीच में चाचा का संबंध हो जाएगा और E और A के बीच में जो है चाची का संबंध है। और यही पूछ रहा है A और E के बीच में क्या संबंध है। तो A और E के बीच में जो है वो चाची का संबंध है, आंसर चाची हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लुप्त संख्या को चुनना है। तो इस दोनों को है जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को जो है हम लोग प्लस करेंगे। जैसे कि 6 × 7, इसमें 6 × 7 जो है 42 हो जाएगा और 8 4 जो है 12 हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है। दूसरा जो है इसी तरह करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 4 जो है वो 32 हो जाएगा और 12 + 7 जो है 19 होता है, ये जो है 51 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 5 जो है 45 हो जाएगा और ये दोनों जो है प्लस करना है तो 14 और 9 जो है 23 होता है, तो ये हो जाएगा 68। तो हमारा आंसर जो है B 68 हो जाएगा। इसके बाद जो है निम्नलिखित संख्या पर विचार करें और एक संख्या दिया गया है और इसका कह रहा है कि कौन सा अंक n के इकाई स्थान पर होगा, यानी कि ये जो इकाई अंक मतलब n कोई संख्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद तो उसके इकाई स्थान पे कौन सा होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि 4 इसके इकाई स्थान पे है और इसके पावर जो है 1793 है, ठीक है। तो 4 जो है अगर वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो जो है 4 ही रहेगा। जैसे कि 4 × 4 × 4 तो 24 होगा, तो इसके यूनिट डिजिट 4 ही आएंगे। इसके अलावा 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 5 ही आता है यूनिट डिजिट, तो ये 5 आएगा। और 3 है तो ये जो है 3⁹ रहेगा, यहाँ पे 3⁹ रहेगा। तो ये जो है अगर हम लोग 3 का देखें तो 3 के पावर अगर 1 रहता है 3 आता है, 3 के पावर 2 9 हो जाता है, 3 के पावर 3 जो है 7 हो जाता है, 3 के पावर 4 जो है 1 हो जाता है। फिर वापस से जो है यही रिपीट होने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के पावर अगर 9 है, ठीक है, तो यानी कि इसके जो है 9 × 9 यानी कि 1 आएगा और जो है मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा यानी कि 20, यानी कि 0 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि इस स्थान पे। तो हम लोगों को पहले रिलेशन फाइंड करना है कि आखिर इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, कि ये जो है 14 बरा है, यानी कि 54 और 40 जो है 14 बरा है और इस 56 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 54 - 40 जो है वो 14 हो गया होगा और 14 4 जो है ये 56 हो गया होगा। इसी तरह 68 - 57 जो है ये हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा और 11 4 से मल्टीप्लाई होकर 44 होगा, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह 47 - 39 जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह लास्ट में हमेशा 4 जो है मल्टीप्लाई होता है तो इसको 4 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 32। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला सवाल है, कहता है कि रानी और सरिता ने एक स्थान X से यात्रा शुरू की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस स्थान पे जो है रानी और सरिता जो है वो अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है रानी पश्चिम की ओर गई,
ठीक है। रानी जो है वो पहले पश्चिम की ओर गई, तो रानी ऐसे गई होगी, ठीक है। उसके बाद सरिता जो है, अगर मान लेते हैं सरिता, ये स्थान दोनों सेम ही है, ठीक है, या फिर दूसरे कलर से करते हैं। सरिता जो है, रानी पश्चिम की ओर गई, सरिता उत्तर की ओर गई, सरिता जो है इधर जाएगी नॉर्थ की ओर, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही थी। कुछ समय बाद जो है दोनों अपने बाएं मुड़ के कुछ कदम चलती है, तो सरिता अपने बाएं जो है इधर मुड़ जाएगी और जो रानी है वो बाएं जो है इधर मुड़ जाएगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यदि वो फिर अपने बाएं मुड़ती है, ठीक है, तो रानी बाएं जो है इधर मुड़ जाएगी और सरिता जो है अपने बाएं जो है वापस इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है। तो अगर ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये जो रानी है, ठीक है, ये पूर्व की ओर है और जो सरिता ये है ये दक्षिण की ओर दिख रही है, ठीक है। यानी कि ये नीचे है तो ये साउथ की तरफ और ये ईस्ट की तरफ है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब अगला है 5 अंक 1 2 3 4 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या ही हमें बनानी है और पुनरावृत्ति नहीं लेना है, ठीक है। तो पहले स्थान के लिए हमारे पास ये पांचों नंबर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 शामिल नहीं है इसमें, तो पांचों हो जाएगा। पुनरावृत्ति नहीं है तो दूसरे स्थान पर हम सिर्फ 4 नंबर रख सकते हैं, तो संख्या कितनी बनेगी, 5 × 4 यानी 20 बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो है लुप्त संख्या का मान देखना है इसमें 7 नंबर में, और इसमें रिलेशन क्या, जैसे कि ये 2 और 3 है तो ये जो है यहाँ पर प्लस होके 5 हो जा रहा है, ठीक है। ये 3 और 4 है, 3 + 1 जो है 4 हो जाएगा, यही इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी है। 3 और 2 जो है, ठीक है, ये 5 है तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है इधर बिल्कुल, और ये 5 1 जो है 6 हो जाएगा, तो इसके अपोजिट साइड में ये 6 है, ठीक है। तो सबके अपोजिट में जाना है, तो हम लोगों को इस जगह पे ढूंढना है, तो इसके अपोजिट में ये आएगा, यानी कि 2 और 7 जो है 9 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 8वें में यदि जोड़ का अर्थ भाग है, ठीक है, एक्स का अर्थ जोड़ है और घटाव का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाना है, तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है हम लोगों को हर एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, हर ऑप्शन को। तो हम लोग जो है सीधा जो है बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सही है, ये तो गलत होगा। जैसे कि अगर इसको सॉल्व किया भी जाए पहले वाले को, तो 46 जो है गुना का अर्थ क्या कह रहा है, गुना का अर्थ जोड़ कर रहा है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। आंसर हालांकि ये है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है भाग का अर्थ जो है घटाना है और घटा का अर्थ जो है गुना है और जोड़ का अर्थ जो है भाग है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 46 + 6 - 4 × 5/3, ठीक है। तो 46 + 6 - 20/3 हो जाएगा, और ये जो है 52, अगर ये 6.66 मान लें तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक, ये जो है नहीं आएगा, तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। अब जो है हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये, ठीक है। ये कह रहा है 46 - 6 है तो माइनस का अर्थ गुना है, +4 है तो प्लस का अर्थ भाग है, और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 है तो मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ है, उसके बाद डिवाइड 3 है, डिवाइड का अर्थ घटाना है। ये 71 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46 × 6/4 + 5 - 3, ये 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, और ये 2 से जो है 23 हो जाएगा। 23 × 3 जो है 69 होता है, +5 - 3 ये हो जाएगा 74 - 3 = 71। तो हमारा आंसर जो है बी होगा, और बी जो है चूंकि डी में है तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग ये अगला कुछ सवाल देख रहे हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों का एक समूह जो है अष्टकोण पर एक एक करके बैठा हुआ है, या तो हम लोग ऐसे बना ले, ठीक है। अब उसमें कह रहा है
कि सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर है। महिमा रमा के तिरछे बैठी है, अगर महिमा यहाँ है तो रमा के तिरछे जो है, जैसे कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लाइनिंग भी दे दें, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो महिमा जो है रमा के तिरछे बैठी हुई है, रमा के तिरछे बैठी है, जो सुषमा के दाईं ओर है, ठीक है, सुषमा के दाईं ओर है। रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के विपरीत है, रवि यहाँ है और ये जो है गिरधर के विपरीत है, ठीक है, सुषमा के बगल में है रवि और गिरधर के विपरीत है। जो चंद्रा के बाईं ओर है, चंद्रा के बाईं ओर है, ठीक है। सावित्री महिमा के दाईं ओर है, सावित्री जो है महिमा के दाईं ओर नहीं है बल्कि शालिनी के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पे महिमा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो यहाँ सावित्री हो जाएगा और यहाँ जो है शालिनी हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है शालिनी के दाईं ओर कौन है, ठीक, शालिनी के दाईं ओर जो है महिमा है, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अधि शब्द, ये कोई शब्द लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि इसके पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए। तो पहले 4 अक्षर जो है जैसे कि PPIH हो जाएगा उल्टा क्रम में। उसके बाद बोल रहा है अगला 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखा जाए। तो अगला 5 अक्षर जो है NOWAD, ठीक है, सेम हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि फिर शेष अक्षर जो है उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो SMAL हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य में कौन सा अक्षर है, तो जैसे कि इसके बीच में जैसे ये है, ये कट जाएगा इधर, इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा, इधर ये, इधर ये, इधर ये, तो W जो है मध्य में। अब उसके बाद जो है मैथ्स का खत्म हो गया। हम लोगों का अगला सवाल है 11 नंबर, जिसमें कह रहा है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश में था। तो जो आशय है, ये रिपोर्ट जो 2021-22 है, इसमें जो है सबसे ज्यादा विदेशी छात्र जो है वो कर्नाटक में पढ़ रहे थे, ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। और इसमें जो है नेपाल का जो है 24% है, इसी तरह जो है बांग्लादेश का 8% है, और अफगानिस्तान का जो है 9% है, और भूटान का 4% है। एक देश और है जो है USA, ये जो है 5% इसके फॉरेन छात्र जो है विदेशी छात्र हमारे देश में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा कर्नाटक में पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश में है। तो 24% से जो है नेपाल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है 12 नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा जो है 97% घरों में बिजली है, ये भी सही है। 96% घरों में बैंक या डाक घर खाता है, ये भी सही है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, ये भी सही है। तो इसके सारे जो है ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। 13 नंबर सवाल कह रहा है नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है। तो ब्लू इकोनॉमी की जो है ये महासागर से जुड़ा होता है, महासागर समुद्र तट से जुड़ी हुई जो आर्थिक गतिविधि होती है उसी से संबंधित होता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। तो ये जो है 36 द्वीपों से बना है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु जो है किस नदी पर बना है। तो ये जो है फेनी नदी पर बना हुआ है, फेनी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड में जो है 4 देश रहते हैं और इस तरह से वो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करते हैं, जिसमें इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है और ये USA है। ये 4 देश इसमें शामिल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जो है और भारत है,
तो पूछ रहा है कौन सा सदस्य नहीं है, तो आंसर जो है आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक के लेखक क्यों हैं? ठीक है, तो इसके पुस्तक के लेखक जो है एस जयशंकर थे। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश में किताब रखी थी, तो ये जो है एस जयशंकर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंसिक भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच हुआ था? तो सदातंसिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये दो देशों के बीच में राजस्थान में हुआ था। पहली चीजें तो ये राजस्थान में हुआ था, और ये जो है 29 जनवरी से लेकर जो है 10 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये दो देशों के बीच में हुआ था, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था, सऊदी अरेबिया के बीच में। तो हमारा आंसर जो है इजराइल नहीं होगा, ईरान नहीं होगा, संयुक्त अरब अमीरात नहीं होगा, सऊदी अरब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं रेयर अर्थ मेटल्स में नहीं है जिसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो सबसे पहली चीज है, अगर हम लोग जो है रेयर अर्थ मेटल्स को देखें, ठीक है, तो इसमें जो है कुल मतलब 17 हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको लिख लें तो एक तो स्कैंडेनियम है, ठीक है, जिसको SC कहा जाता है, ये है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा जो है डायस्पोर्सियम है, ठीक है, DY। ठीक है, इसके अलावा जो है एट्रेबियम है, YB। इरेबियम है, ER। इसके अलावा जो है न्यू डायमियम है, ND। इसके अलावा जो है सीरियम है, CE, तो हमारा ये भी नहीं होगा। इसके अलावा जो है एट्रियम है, एट्रियम Y। और इसके अलावा जो है लेंथेनम, लेंथेनम LA है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो उस हिसाब से रेडियम आंसर होगा, लेकिन बाकी सबको भी देख लेते हैं। इसी तरह जो है एक टर्बियम होता है, ठीक है, जिसको TB लिखा जाता है। इसी तरह जो है होलमियम होता है, HO लिखा जाता है ये। इसी तरह जो है यूरोपियम होता है, ये EU लिखा जाता है। इसी तरह जो है पारास्योडियम होता है, PR लिखा जाता है। एक जो है गैडोलिनियम होता है, इसको GD लिखते हैं। इसके अलावा जो है थैलियम होता है, ठीक है, TM। इसके अलावा जो है प्रोमीथियम, ठीक है, जिसको PM कहते हैं। ठीक, ये सारे 17 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 17 होते कुल मिला के। तो हमारा आंसर जो है ये रेडियम हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है अगला है वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो जो नोवो नॉर्डिस्क है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये जो है डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है। और ये बहुत सारी दवाई बनाती है, जैसे कि ये मोटापा से रिलेटेड दवाई बनाती है, मधुमेह हो गया उससे संबंधित हो गया, हीमोफीलिया ये इससे संबंधित भी दवाई बनाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी नहीं है, चीन की नहीं है, डेनमार्क की कंपनी है, स्वीडन की भी नहीं है। तो आंसर C हो जाएगा 20 का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे? तो सबसे पहली चीजें तो ये जो है ये 12 दिसंबर 2024 को हुआ था, 12 दिसंबर 2024 को हुआ था। और डी गुकेश जो है ये 18 साल से कम उम्र के थे, कम थे, और इन्होंने जो है वहां पर फीडे विश्व चैंपियन का आयोजन किया गया था, विश्व चैंपियनशिप। और इसका जो है
14वां गेम था, ठीक है। इसमें उन्होंने जो है डिग लीरेन को हराया था। डिग लीरेन को हरा के वो जो है विश्व चैंपियन बने थे, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, डिग लीरेन, ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है 22 नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ये संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित हुई। ये लाहौर में नहीं हुआ था, ये जो है कराची में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। देखो जो सिंधु जल संधि है ये 1960 में जो है 19 सितंबर को हुआ था। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और इसमें अगर मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता जो है विश्व बैंक ने किया था, ठीक है। विश्व बैंक ने किया था। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये समझौता हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। समझौता में क्या हुआ था कि जैसे कि जो पूर्व की नदी है, पूर्व में कौन, जैसे कि 6 नदी है, 6 नदी में जैसे कि ब्यास हो गया, ठीक है, रावी हो गया और सतलज हो गया, ये पूर्व में बहती है। तो इस पे जो अधिकार जो है भारत का दिया गया था। इसके अलावा जो है सिंधु, एक झेलम और चिनाव, ठीक है, चिनाव, इसके जल उपयोग का अधिकार जो है पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है। तो पहली चीज है, ये समझौता लाहौर में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, इस संधि ने भारत को चिनाव, सिंधु, झेलम नदियों पर जल शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी, तो ये सही है, ठीक है। और तीसरा है, अस्थाई सिंधु आयोग ने भारत और पाकिस्तान में एक एक आयुक्त होंगे, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो है अस्थाई सिंधु आयोग के गठन का भी प्रावधान रखा गया। तो हमारा 2 और 3 सही है, तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम मिशन का हिस्सा थे, ठीक है। तो हम लोग एक्सियोम मिशन की बात करें तो ये जो है एक निजी अंतरिक्ष मिशन था, निजी अंतरिक्ष मिशन था। और इसमें जो है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है कमांडर पेगी विटसन जो है ये थे, ठीक है। भारत से जो है शुभांशु शुक्ला थे, शुभांशु शुक्ला जो है भारत से थे। इसी तरह जो है पोलैंड से जो है स्लावोज पुजनांकिंस्की बिस्किंस्की थे, ठीक है। और हंगरी से जो है टिबोर कापू थे। तो ये 3 जगह से था। तो पूछ रहा है कि जाने वाले एक्सियोम मिशन का हिस्सा थे किस अन्य देश में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से था, पोलैंड से था, हंगरी से था, नॉर्वे से नहीं था। तो आंसर जो है 1, 3, 4 होगा। 1, 3, 4 यहाँ है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद पूछ रहा है कि इसरो के सबसे पहले सौर मिशन का नाम क्या था। तो इसरो के सबसे पहले सौर मिशन का नाम आदित्य L1 था, ये सही होगा। रवि L1 नहीं होगा, भास्कर L1 ये नहीं होगा, आदित्य L1 होगा। और ये जो है कब लॉन्च हुआ था, ये 2 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात करें तो सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद पूछ रहा है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर युगांडा हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका ने मतलब मामला दायर किया और इसी ने नरसंहार बताया है, तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है मिलान करने वाला है 27 नंबर क्वेश्चन। भारत का निकासी अभियान एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा उससे संबंधित देश है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा, जैसे कि हम लोगों को पता है ये यूक्रेन से संबंधित था, तो यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन काबरी जो है ये सूडान से संबंधित था, सूडान 3 में है, ठीक है। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल से संबंधित है, तो इसका 2 हो जाएगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ए का 4 होगा, ठीक है, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर होगा।
ठीक। उसके बाद अगला सवाल है 28 नंबर कि कृत्रिम वर्षा में सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की? तो जो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली है इसका डिजाइन जो है ये DRDO के द्वारा बनाया गया था, और लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल को जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग 1955 में जो है जॉन मैकार्थी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में जो है कोको गॉफ जो है ये विजेता बनी थी, और इन्होंने जो है इसको एरिना सबालेंका को जो है हराया था। ठीक है, हराया था। ये जो है यूएसए की है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोको गॉफ। उसका 32 का है कि किस निम्नलिखित में से कौन से देश ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? तो यूक्रेन की सीमा को अगर हम लोग देखें तो ये जो है बेलारूस, ठीक है, 7 देशों से लगता है, बेलारूस, रूस से, इसके बाद जो है पोलैंड से, ठीक, इसके बाद जो है स्लोवाकिया से इसकी सीमा लगती है, उसके बाद जो है हंगरी से, ठीक है, रोमानिया से, और एक जो है मालदोवा से इसकी सीमा लगती है। ये 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो मालदोवा, हाँ मालदोवा से लगता है, बेलारूस बिल्कुल लगता है, रोमानिया इससे भी लगता है, स्लोवाकिया इससे भी लगता है, यानी कि इसमें से जो है मालदोवा से लगा, ठीक है, रोमानिया से लग गया, स्लोवाकिया से लग गया, और उसके बाद जो है बेलारूस से लग गया। ठीक है, तो चारों सही है, तो उपयुक्त सभी आंसर होंगे इसके, यानी कि जो हमारा प्रश्न है 32 उसका आंसर सारा होगा। इसके बाद जो अगला सवाल है जो पूछ रहा है कि होर्मुज जल मरुमध्य निम्नलिखित में किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो ये जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, इसके बीच में स्थित है ये और ये, तो आंसर होगा 1 और 4, तो 1 और 4 डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो तेल परिवहन होता है वो विश्व में जो है 20% तेल का परिवहन जो है इसी रास्ते से किया जाता है, और ये एक संकीर्ण जगह है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो है ये स्थित है, तो ये जो है इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? ठीक है, तो 2024 में तो नाइजर कर चुका था, और उसने कहा था कि अगले साल यानी कि 29 जनवरी 2025 से जो है ये घोषणा लागू होगा, और उसमें जो है बुर्किना फासो हो गया, इसके अलावा जो है माली हो गया, और एक 2024 में जो नाइजर था, ये 3 जो है अपनी वापसी की घोषणा की है, अपनी जो है वापसी की घोषणा की है। तो वो नहीं होगा, घाना नहीं होगा, माली हो जाएगा, बुर्किना फासो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 आंसर होगा, 3 और 4 जो ए हो गया। उसके बाद जो है अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? तो भारत का बाल लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे कितने हैं। ठीक है, मतलब लड़का लड़की के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि 2011 में जो है ये 919 है, और अगर 2001 का पूछा जाए तो ये 927 था। ठीक है, जब गिर के 919 हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न 36 है, और इसमें क्या है, एक तरफ जो है सीमा चिन्ह दिया है और वो किस लिए प्रसिद्ध है ये दिया हुआ है। जैसे कि पहला कह रहा है दिल्ली मेट्रो जो है भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है, तो ये भी सही है, ऐसा है। बांद्रा सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये गलत है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बांद्रा सी लिंक नहीं है, जबकि अटल सेतु जो है,
अटल सेतु ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये गलत हो जाएगा। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1 और 3 है, यानी 2 सही है सिर्फ, तो केवल 2 युग्म जो है सही सुमेलित हैं। उसके बाद अगला है, डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा, एक यूजर इंटरफेरेंस स्टूडियो नहीं, ये स्टूडियो नहीं हो सकता, एक नेटवर्किंग साइट ये भी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र ये भी नहीं है। ये जो है मुख्य रूप से डेटा का भंडारण करता है और उसका प्रसंस्करण करता है, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी 37 का ये होगा। 38 नंबर सवाल जो है ये कह रहा है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, ये हो सकता है लेकिन इसको हम लोग होल्ड करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, असमानता को कम करना, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सारे सही हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है एल रूट सर्वर, ठीक है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है। तो सबसे पहली चीजें जो है हम लोग ये जानते हैं कि एल रूट सर्वर है क्या। तो एल रूट सर्वर जो है ये इंटरनेट से संबंधित है। अब इंटरनेट से किस तरह संबंधित है, तो एल रूट सर्वर क्या होता है कि ये जो है बुनियादी संरचना से जुड़ा होता है। और बुनियादी संरचना कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन होता है, डोमेन, ठीक है, तो डोमेन नामों को जो है उनके आईपी पतों से, जो उनसे जुड़ा हुआ आईपी पता है, उसी के संबंध में ये अनुवाद करने में मदद करता है। तो डोमेन नामों को उनके संबंधित आईपी पतों में अनुवाद करने में मदद करता है। ठीक है, और इसमें जो है राजस्थान जो है, ठीक है, वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। जल पर्यटन कुछ हद तक हो सकता है, परिवहन अवसंरचना हो सकता है, वित्तीय सेवाएं भी हो सकती है, डिजिटल अवसंरचना हो सकता है। चूंकि विनिर्माण क्षेत्र को यहाँ पर जो है ये दिखाया है, तो इसके विकास के लिए जरूरी है कि परिवहन अवसंरचना जो है वो काफी बेहतर हो। तो इसके लिए जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा निम्नलिखित में क्या है। हरित अवसंरचना का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, और पर्यावरण को जब नुकसान नहीं है तो हमें कोई एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हमारी जरूरतें भी पूरी हो और प्रकृति को भी नुकसान ना हो। दोनों में सामंजस्य को देखना पड़ेगा। तो सतत शहरी विकास ये हो सकता है, जलापूर्ति और सीवेज ये नहीं होगा, ग्रामीण संयोग ये भी नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा ये सिर्फ इस पे भी डिपेंडेबल नहीं रहा जा सकता है। तो आंसर जो है सतत शहरी विकास हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है। तो भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसका मुख्य ध्येय सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, दूरसंचार नहीं है, शहरी गरीबी उन्मूलन ये भी नहीं है, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है। तो भारत के बुनियादी ढांचा यहाँ पर कह रहा है, तो इसके लिए स्वास्थ्य नहीं, परिवहन नहीं होगा, लोक निर्माण हो सकता है, शिक्षा नहीं होगा। तो लोक निर्माण की तरफ हम लोग जाएंगे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, जिसमें कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2002 से 2007 के बीच में लाया गया था। इसमें लक्ष्य जो है 8% जीडीपी वृद्धि दर रखा गया था। जीडीपी वृद्धि दर जो है 8% का रखा गया था। ठीक है, और गरीबी की बात करें, ठीक है, तो 2007 तक जब यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होता तो 2007 तक जो है 5% की कमी उसमें लानी थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लक्ष्य वृद्धि लक्ष्य दर कितना था, तो वो 8% के लगभग था। ठीक है, तो ए नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 2012 से 2017 के बीच में था। ठीक है, इसमें जो है औसत वृद्धि दर जो है वही था, यानी कि 8%। ठीक है,
औसत वृद्धि दर, और इसमें खासतौर पर जो है गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर जो है ये ज़्यादा उससे संबंधित था, इसकी वृद्धि, रोजगार वृद्धि के लिए। तो तेजी से विकास बिल्कुल हो सकता है, समावेशी विकास ये हो सकता है। 2015 तक शून्य राजकोषीय, ये इसमें शामिल नहीं था, 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा इसमें शामिल है। संपोषणीय विकास ये भी हो सकता है। तो हम लोगों को नहीं था चुनना है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला है योजना अवधि के मध्य जो है निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। पहला है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण। तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच में था। दूसरा जो है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में था, और ये जो है 1997 से कब तक हो जाएगा, 2002 तक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र समावेशी विकास। तो ये जो है 11वीं 12वीं दोनों में हम लोग कह सकते हैं। 11वीं में जो है 2007 से जो है 2012 ले सकते हैं, और कुछ हद तक 12वीं में भी ये लागू था, तो 2012 से जो है 2017 तक ले सकते हैं। उसके बाद जो है विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार किया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में था। ठीक है। तो हम लोगों को इसको काला अनुक्रम में सजाना है। तो हम लोगों का सबसे पहला जो है आ जाएगा 1 नंबर, क्योंकि ये 1956 की बात कर रहा है। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो 1974 वाला यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखें तो 1997 से 2002 यानी कि 2 नंबर वाला हो जाएगा, और उसके बाद जो आखिर में 3 नंबर होगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, 1 4 2 3 सी नंबर से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं। ठीक है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, ये भी इसके कार्य हैं। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी, ठीक है, ये भी सही है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, ये गलत है। ये जो है 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, ये सही है। इसका पूरा नाम जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो हमारे 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 ढूंढना, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। ठीक है, इसमें जैसे कि अलग अलग चीजें थी, जैसे कि अगर जो है 10 करोड़ तक निवेश होता है, ठीक है, तो वहां पर जो है 30% की जो है सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जो है अगर 50 करोड़ का निवेश होता है पर्यटन नीति में, तो उसमें जो है 25% की जो है सब्सिडी की बात की गई थी। इसके अलावा जो 50 करोड़ से अधिक का, ठीक है, अधिक का निवेश अगर होता है तो उसमें भी 25% ही रखा गया था, और साथ में एक लिमिटेशन ये भी लगा दिया गया था कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी नहीं होगा, ये भी लिमिट लगाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 25% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 करोड़ रुपए से अधिक के लिए पूछ रहा है, तो उसमें जो है 25% का ही सब्सिडी था, और साथ में लिमिट ये भी था कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का 50 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, ये बिल्कुल सही है, वृद्धि देखी गई है।
और इसका कारण दिया गया है कि बुनियादी ढांचे का विकास बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका, ये भी सही है, यानी कि दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। तो ये ए और दो दोनों सत्य है, सही है, और आर जो है ए का सही कारण भी है। उसके बाद जो है अगला है डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया पंचवर्षीय योजना। तो डीपी धर ने कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? तो डीपी धर जो है इन्होंने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था, और ये था 1974 से 78 के बीच में, ठीक है, इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? ये जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, इसलिए इतना प्रसिद्ध था। तो ये हमारा बिहार का 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला बोल रहा है जमुई बिहार जाना जाता है अपनी किस जस्ता, नहीं, वहाँ पे जस्ता भंडार नहीं है, लोहा भंडार नहीं है, तांबा भंडार, सोना भंडार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है भागलपुर बिहार विशेष रूप से जाना जाता है। तो भागलपुर जो है वो, इसको जीआई टैग भी मिला है जर्दालू आम को, तो ये आंसर सी हो जाएगा। अगला कथन है कि 54 नंबर में नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल ये सही है। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर कदम दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद जो है 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नीति आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, बिल्कुल सही है, इसके 7 स्तंभ उद्देश्य हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 3 विशेष विंग हैं। जी हाँ, इसमें 3 विशेष विंग हैं, जैसे कि बहुत सारे विंग हैं लेकिन 3 विशेष हैं, जैसे कि एक जो है अनुसंधान विंग है, ठीक है, एक इसी तरह जो है टीम इंडिया विंग है, टीम इंडिया विंग है, और एक तीसरा जो है इसमें परामर्श विंग है, ठीक है। तो ये जो है 3 विंग है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्य, इसमें सिर्फ महिला का नाम है, तो कुल जो है लगभग 15 महिलाएं जो है संविधान सभा में थी। इसमें राजकुमारी अमृत कौर थी, अरुणा अशरफ अली नहीं थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो अरुणा अशरफ अली नहीं थी। उसके बाद जो है अगला है स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बलवंत मेहता समिति, इसका गठन जो है 1957 में हुआ था, ठीक है। जीबी के राव समिति, इसका गठन जो है 1985 में हुआ था। अशोक मेहता समिति, इसका गठन जो है 1977-78 के बीच में कह सकते हैं गठन हुआ था। और थुंगन समिति का गठन जो है 1989 में हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग देखें क्रम, तो एक जो है सबसे पहले आ जाएगा, फिर दूसरा जो है तीसरे नंबर वो आ जाएगा, उसके बाद जो है दूसरा आ जाएगा, उसके बाद चौथा आ जाएगा। तो ये मैच कर रहा है 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो मणिपुर के लिए जो है विशेष प्रावधान जो है वो 371C है, यानी कि MG, ये जो है महाराष्ट्र गुजरात के लिए है, और मणिपुर जो है यहाँ पर ABC, यानी कि 371C के लिए मणिपुर के लिए दिया गया है। उसके बाद जो है 59 है संसद के अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अगर हम लोग जो है अनुमान समिति की बात करें, ठीक है, तो अनुमान समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है लोकसभा द्वारा किया जाता है, इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा द्वारा चयन होता है, ठीक है, राज्यसभा की भूमिका जो है नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 1950 में इसका जो है पहली बार गठन किया गया था, फर्स्ट टाइम, और इसमें जो है मतलब 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इसमें कह क्या रहा है ऑप्शन कि अनुमान समिति का गठन जॉन मिथाई समिति की सिफारिश पे गया। ये सही है, जॉन मिथाई समिति के सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है जैसे कि पहले 25 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, और 1956 में जो है
इसको बढ़ा के 30 सदस्य कर दिया गया, ठीक है। और 1950 से ये गठन हो रहा है। अब इसमें 30 सदस्य हैं, पहले इसमें 25 सदस्य हुआ करता था, और ये जो है जॉन मिथाई समिति की ही सिफारिश पे इसका गठन किया गया था, ये सही है। दूसरा जो है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये भी सही है। ये इसमें जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसमें लोकसभा का होता है। तो दोनों कथन सही है, यानी कि बी नंबर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, और सही वाले को हम लोग को चुनना है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है मतलब एक भारतीय नवाचार है। ये जो है 1954 से जो है प्रचलन में आया है, ठीक है, 1954 से प्रचलन में आया है, ठीक है। और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये सदन के अध्यक्ष के अनुमति पूर्व ही लाया जा सकता है, ठीक है, पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है, ठीक है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो है चर्चा नहीं होता है, साथ साथ जो है मतदान भी इस पे नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो संसदीय गतिविधि अधिनियम है, संसदीय गतिविधि अधिनियम, ठीक, इसमें इसका जो है उल्लेख किया गया है, ठीक, उल्लेख किया गया है। तो उसके बाद जो है ये भारतीय नवाचार, ये सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ये गलत है, क्योंकि संसदीय गतिविधि अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया, तो ये गलत हो गया। पहला सही है, तो इसमें से सही कौन सा है वो चुनना है। तो केवल दो, ये तो गलत ही हो जाएगा, दोनों नहीं होगा, केवल एक होगा, और ये तो सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद पूछ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत आवश्यक होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो हमें पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, प्रभावी बहुमत की ही आवश्यकता होती है। और इसमें जो है जो प्रस्ताव है, ठीक है, ये 50 सदस्यों के समर्थन से ही लाया जा सकता है। दूसरी चीजें जो है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होता है, कुल सदस्यों की संख्या का जो है बहुमत होता है। दूसरी चीजें, इसमें जो है रिक्त स्थान भी शामिल होते हैं, रिक्त स्थान जो है शामिल होते हैं। और ये जो है 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है 61 का डी हो जाएगा, प्रभावी बहुमत। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें वरीयता क्रम को, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति आते हैं, फिर जो है उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आते हैं, फिर जो है जो उच्च सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, ये आता है। और एक तरफ दूसरी तरफ अगर चले तो राज्यपाल आता है सबसे पहले, और फिर जो है पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं वो आते हैं, और फिर जो है मुख्य न्यायाधीश आता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो पूछ रहा है सबसे नीचे कौन है इसमें, तो पूर्व राष्ट्रपति जो है ये मुख्य न्यायाधीश से ऊपर है, ये नहीं होगा। उप प्रधानमंत्री ये भी नहीं होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हो सकता है, राज्यपाल तो ऊपर रहता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला सवाल है 63, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। यानी कि कहने का मतलब कि इन चारों ऑप्शन में किसे जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया। तो अभी तक में जो है 4 बार जो है निर्विरोध चुना गया है। और पहली चीजें तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनको 2 बार जो है निर्विरोध चुना गया था, ठीक है, 2 बार। उसके अलावा जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह को जो है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को जो है इनको 1979 में जो है निर्विरोध चुना गया। और मतलब 2 ये हो गया, एक ये 3 हो गया, और जो चौथा था वो चौथा जो है शंकर दयाल शर्मा को चुना गया था, शंकर दयाल शर्मा को चुना गया था। और इनको जो है 1987 में चुना गया था। तो मोहम्मद हामिद अंसारी नहीं होगा, बराहगिरी वेंकटर नहीं होगा, कोच ये भी नहीं होगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह होगा, ठीक है। इनको 1979 में निर्विरोध चुना गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 231 में है, और इसको जो है 1956 में जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था,
ठीक है, लाया गया था। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारत संविधान किसे न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्रदान करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, ये भी सही है। सभी न्यायालय को, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ हद तक ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मतलब ये नहीं कहा गया है कि मतलब सिर्फ इसी को होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो है शुरू में दिया हुआ था कि मतलब अगर दो क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो वो चुनना है जो सबसे सही लगे, तो उस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न जो है 66 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके माध्यम से जो है अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया था और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया था जिसमें समान न्याय की बातें की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 43A को भी शामिल किया गया था, इसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी थी। प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी थी। अनुच्छेद 38 इसको शामिल नहीं किया गया था। अनुच्छेद 39 इसको भी शामिल नहीं किया गया था। तो पूछ रहा है नहीं शामिल किया गया था, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। अगला सवाल है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को हैं। ये जो है भारतीय नागरिक को हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ ये दावा कर सकता है। कानून के समक्ष समता है। अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता, क्योंकि 19 अगर देखें इसमें तो इसमें जो है जो व्यापार वाला पार्ट है, ठीक है, उसका दावा नहीं कर सकता है वो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता भी उसको है। तो इसमें भी जो है कुछ हद तक जो है अगर देखें तो ये और ये में मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो एक तरह से जो है हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सही मान सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है वाणिज्य मंत्रालय जो है ये CH भाभा के पास था। CH भाभा के पास था, तो बी आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है पदभार संभाला था। ठीक, उसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य अगर देखें तो इसके तो अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, अंबेडकर हो गए। इसके अलावा जो है इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा जो है डॉक्टर KM मुंशी भी शामिल थे। ठीक है, BT कृष्णमाचारी ये भी शामिल था। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये भी शामिल था। N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी शामिल थे। ठीक है, N माधव राव ये भी शामिल थे। तो इसमें चारों शामिल था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया जाए पता नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया? ठीक है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से किया गया था। ठीक, उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अकाल आयोग के कला अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करे। तो मैकडोनेल जो है ये इसका गठन नवंबर 1900 में किया गया था। ठीक है, ये अकाल आयोग था। ठीक है, और स्ट्रेची आयोग का गठन जो है 1878 में किया गया था और खासतौर पर जो है दक्कन क्षेत्र में जो अकाल पड़ा था उसके लिए इसका गठन किया गया था। लायल का जो है इसका गठन 1897 में किया गया था और कैंपबेल का गठन 1866 में किया गया था। तो इसको सजाना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों का डी पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बी आएगा,
उसके बाद बी आएगा, उसके बाद जो है सी आएगा और उसके बाद ए आएगा। ठीक है, DBCA, DBCA ये इससे मैच हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 72 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज है, बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये 1887 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सबसे पहले जो है ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, कह रहा है कि उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। अलीगढ़ आंदोलन जो है बदरुद्दीन तैयबजी के साथ द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ये जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये गलत है। उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी गलत है, उसके संस्थापक नहीं थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। जी हाँ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य भी किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला सवाल है बाघाजतीन के बारे में। ठीक है, तो बाघाजतीन जो है ये बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थे। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था। तो जो है जो अस्थाई बंदोबस्त है ये जो है बिहार बंगाल उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, बिहार बंगाल उड़ीसा में लागू किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। 75 में निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर सेंधाव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें जो है बिहार जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था साल्ट पीटर का, और इसमें पटना जो है ये उस वक्त फेमस था। ठीक है, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। अगला है बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे। तो 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता जो है वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, और ये जो है उज्जैनिया राजपूत घराने से थे। ठीक, उसका अगला सवाल है बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो बिहार विज्ञान सोसाइटी की स्थापना जो है 1868 में हुआ था, और ये जो है सैयद इमदाद अली के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था, और ये जो है मुजफ्फरपुर के थे, तो वहीं पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो 1868 हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर पहुंचा। तो स्पेनिश फ्लू से संक्रमित एक व्यक्ति जो है सबसे पहले मुंबई आया था, तो वहीं पर जो है ये सबसे पहले फैला था। उसके बाद अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची ए का। एक तरफ असली नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है लोकप्रिय नाम दिया गया है। मूल शंकर किसका नाम था। तो जैसे कि हम लोगों को पता है मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, तो ये 3 हो जाएगा। तीसरा नरेंद्रनाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद का नाम था, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय जो है ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था। ठीक है, और मार्गरेट एलिजाबेथ जो है ये भगिनी निवेदिता का नाम था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1 ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 80 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मॉडले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक, उसके बाद जो है अगला सवाल है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, घोड़ो केशव कार्वे उच्च जाति की हिंदू विधवा की शिक्षा के खिलाफ थे, ये सही है।
मद्रास थियोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा, प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र होती थी। ये भी सही है। उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। ये भी सही है। तो आंसर जो है इसका सत्य नहीं है, तो ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। वैसे तो जो असहयोग आंदोलन थे उसके बहुत सारे कारण थे उसके शुरू करने के, लेकिन तत्कालिक जो कारण था वो जालियांवाला हत्याकांड था, और ये जो है 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है, निम्नलिखित में कौन से नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख रूप से जुड़े थे, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी चंपारण सत्याग्रह था। उसमें से जो है श्री कृष्ण सिंह ये नहीं थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, लेकिन जो है सबसे सक्रिय जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी आंसर होगा। उसके बाद है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए थे। ये सही है। ये सही इसलिए है कि जो डच जो है 17वीं सदी में जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर जो है उन्होंने अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए थे, और वहां पे जो स्थानीय शासक था वो गजपति शासक ही था। उसके बाद ये पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अल्फांसो डी अबुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ, ये जो है 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर से जो है गोवा को छीन लिया गया था। उसके बाद जो है ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पे ली गई जमीन पर मद्रास एक कारखाना स्थापित किया गया। ये भी सही है। 1639 ईस्वी में जो है यहाँ पर पट्टा पे एक जमीन लिया गया था, जहाँ पर जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी, और ये मद्रास में ही स्थापना किया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तीनों हो जाएगा, और तीनों जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। उसके बाद जो है अगला है, सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की थी। विधान, पता नहीं इसके सेंटेंस कैसे लिखे हैं, लेकिन जो है जो बेहराम जी मालावारी थे वो इनसे संबंधित थे। ठीक है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व गर्मपंथी शाखा द्वारा समर्थन। ये गलत है। ठीक है, ये नहीं था शाखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है केवल एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 और 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, 1929 में जो है बिहार प्रांतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी अध्यक्षता उन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये जो है अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद जो है ये कलकत्ता में हुआ था। तो आंसर जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो ये जो 1922 में किसान सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है, तो इससे कहीं ये रिलेट ही क्वेश्चन है। जैसे कि 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो 1929 से पहले सहजानंद सरस्वती नहीं आ सकते थे। जिस ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती है वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, मोहम्मद जुबैर और राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ये 1922-23 में जो है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर होगा, यानी 87 का डी आंसर होगा।
उसके बाद जो है 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? तो ये जो है मोतिहारी में हुआ था, मोतिहारी में हुआ था। उसके बाद 89 है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202 से 1203 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहां के शासक नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? ये जो है सवाल मतलब डिबेट में रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसके जो है सही परिणाम किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये तय है कि राजा नरसिंह देव की पराजय हुई थी और बख्तियार खिलजी जो है ये वहां पर लूटपाट किया था, ठीक है, लूटपाट किया था। तो उन्होंने कर देने पे सहमति जताई, उनका क्षेत्र ये गलत है। उनका राज अस्थायी रूप से खिलजी द्वारा हड़प लिया गया, ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ के स्थानीय लोगों के विद्रोह के बाद जो इसको आज़ाद करा लिया गया था, तो ये भी गलत होगा। वो युद्ध में मारे गए, ठीक है, और उन्हें बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया, ये भी थोड़े बहुत तक सही हो सकता है क्योंकि परिणाम पता नहीं है, और बंदी बनाकर ये भी सही हो सकता है। तो सही चुनना है तो वो डी हो जाएगा। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी का गठन जो है 1936 में हुआ था और जो है अब्दुल हक ने ही किया था, ठीक है, ये सही है। खुदाई खिदमतगार जो है 1926 में इसका गठन हुआ और खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ये भी सही है। उसके बाद जो है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये 1939 में इसका गठन हुआ और अल्लाह बख्श जो है ये गलत है, इसमें एक आदमी तो पहले शामिल नहीं था और ये बिल्कुल भी नहीं थे। खाकसार पार्टी, इसका गठन 1931 में हुआ था और इसमें जो है अल्लाम मशरिकी ही शामिल थे, ये सही है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है सही मेल नहीं है, सही मेल जो है सी नहीं है, ये सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो ये जो है आरसी दत्त का था, लाला लाजपत नहीं हो, एमजी राणा, जो से ये नहीं होगा। आरसी दत्त जो है उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने एक किताब लिखा था। इसके अलावा इन्होंने जो है इंडिया इन द विक्टोरियन एज एक किताब लिखा था, ये लिखा था और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी, तो आरसी दत्त इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 1860, ठीक है। तो नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया। तो फ्रेंड ऑफ इंडिया ये नहीं है, हिंदुस्तान नहीं, हुंकारो, हिंदू पैट्रियाटिक होगा। और हिंदू पैट्रियाटिक किसके इसके जो मतलब जो छापते हैं वो उसका क्या नाम था? इसका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने जो है, और तो हिंदू पैट्रियाटिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वो है बलबन से कौन संबंधित नहीं है? बलबन जो है मामलुक वंश का था, बिल्कुल, यानी कि वो जो है गुलाम वंश का था, ठीक है, और गुलाम वंश का शुरुआत 1206 ईस्वी में जो है ऐबक के द्वारा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, ये सही हो जाएगा। पूंजी का हस्तांतरण, इसको कुछ समय होल्ड पे रख सकते हैं। चहलगानी तुर्क जो है ये इल्तुतमिश से संबंधित है, इल्तुतमिश से संबंधित है, ये बिल्कुल नहीं होगा। रक्त और लौह की नीति ये बलबन का ही था। पूंजी का हस्तांतरण आउट कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर जो है चहलगानी तुर्क होगा। उसके बाद जो है अगला है कि मुगल काल में निम्नलिखित में कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो मीर सामान नाम का एक होता था जो कि मतलब शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उसके द्वारा किया जाता था, तो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? पहला, उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जाता था, ये गलत है। उन्हें सशर्त और मनसूत मनसब दिया जाता था, ये भी गलत कह सकते हैं। उन्हें नगद के साथ साथ जागीर, ये सही है बिल्कुल, नगद के साथ साथ उन्हें जागीर भी दिया जाता था। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, कुछ हद तक ये भी सही हो सकते हैं क्योंकि सशस्त्र बल से ही संबंधित था, जिसको हम लोग अभी हटा देंगे। तो हमारा आंसर जो है नगद के साथ साथ जागीर भी दी जाती थी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया गया था और चीफ सिकंदर कानून व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी होते थे, ये सही है,
ठीक है, क्योंकि ऐसा शेरशाह के साम्राज्य में था। शेरशाह के साम्राज्य कई परगनों में विभाजित था, ये भी सही है, तो दोनों सही होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। 97 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षर वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो आंसर जो है धौलावीरा हो जाएगा। अशोक के किस लेख में कलिंग युद्ध, तो ये जो है 13वें शिलालेख में है, ये सी हो जाएगा। कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? रॉक खंड वास्तुकला पूरी नहीं है, खांची नहीं है, तंजावुर नहीं, इलौरा का है, ठीक है, और ये जो है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, शिव को समर्पित है। और ये है कहाँ? ये जो है महाराष्ट्र में है, और ये जो है राष्ट्रकूट शासक ने इसे बनाया है, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक के द्वारा निर्मित है, और उस शासन का नाम क्या था? शासक का नाम कृष्ण था, इसके द्वारा निर्मित किया गया इलौरा का। उसके बाद अगला है किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? बेतरी अभिलेख नहीं होगा, महरौली नहीं होगा, इलाहाबाद हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसको प्रयागराज स्तंभलेख भी कहा जाता है, ठीक है, एरन नहीं होगा। उसके बाद जो है अगला है टोरा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोरा जनजाति जो है ये मतलब तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर जो है ये जनजाति पाई जाती है, और इस फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो है भैंस की पूजा करते हैं, और इसके अलावा जो है ये अर्धकार झोपड़ी में रहते हैं, अर्धकार झोपड़ी में रहते हैं, और इसको वो जो है मुंड नाम से कहा मतलब बोलते हैं, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में बहुत सारी नदी मिलती है, लेकिन अगर हम उत्तर के ही नाम दिए गए हैं सारे, ठीक है, तो उत्तर देखें, उत्तर में, ठीक है, तो नर्मदा जो है इसमें मिल जाता है, ताप्ती जो है अरब सागर में मिल जाती है, माही हो गया, ठीक है, साबरमती हो गया, ये सारी जो है मिल जाती है, तो नर्मदा मिल जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। नदी दिया गया और एक तरफ सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी जो है वो कोसी हो जाएगा, यमुना चंबल हो जाएगा, कृष्णा का जो है कृष्णा नदी का भीमा हो जाएगा, महानदी का जो है वो शिवनाथ हो जाएगा। तो 3 1 2 4 इसका आंसर होना चाहिए, 3 1 2 4 सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला है कि हिमालय किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो सबसे पहले जैसे कि ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो है लेसर हिमालय का निर्माण हुआ, फिर जो है शिवालिक का निर्माण हुआ, तो सबसे बाद में जो है शिवालिक का निर्माण हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, महान नहीं होगा, मध्य नहीं होगा, जस्कर भी नहीं होगा, तो ए हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी भारत में पाई जाती है? भारत में तो लगभग सारे पाई जाती है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े तो भारत की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक चुन सकते हैं और वो आता है AM, ठीक है, तो AM हो जाएगा। उसके बाद जो है निम्नलिखित नदियों में कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? ठीक है, तो महान हिमालय के उत्तर में देखें तो चिनाव जो है ये तो दक्षिण में उत्पन्न होता है, तो ये गलत होगा, ठीक। इसके अलावा जो है झेलम भी जो है ये उत्तर में उत्पन्न होता है, यानी कि जो बेरी नाग है हिमाचल के अंदरूनी भाग से, ठीक। कांगड़ा क्षेत्र से जो है रावी उत्पन्न हो जाता है, यानी हिमाचल के दक्षिण ढलान से, ठीक है। सतलज जो है ये रकस ताल झील से उत्पन्न होता है, ठीक। तो अगर उत्तर में चुनना पड़े तो ये सतलज हो जाएगा, ठीक। ये उत्तर से है झेलम, लेकिन ये जो है हिमालय के अंदरूनी भाग से होता है, तो इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है ये रावी भी जो है हिमालय के दक्षिणी ढलान से निकल के आती है, ठीक है। सतलज जो है ये स्पष्ट रूप से उत्तर से आता है, चिनाव दक्षिण से आती है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बैला डेला ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये लौह अयस्क से संबंधित है और ये जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो ये नहीं होगा, तो सुनना यही है, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कर्णपुरा ये झारखंड में है, ठीक है, और ये जो है कोयला उत्पादन से ही संबंधित है, ठीक है। गिरिडीह ये भी झारखंड में है, ठीक, और ये भी कोयला उत्पादन से संबंधित।
बोकारो भी झारखंड में ही है और ये भी कोयला उत्पादन से संबंधित है, तो हम लोगों को नहीं वाला चुनना था, तो बैलाडीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो टीन उत्पादक में जो है चीन सबसे आगे रहता है पहले, दूसरे नंबर पर जो है इंडोनेशिया है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो है म्यांमार है, और चौथे नंबर पर जो है पेरू है, ठीक है। तो हम लोगों को 2 चुनना है, तो चीन और इंडोनेशिया होगा, ये नहीं होगा, पेरू बोलिविया ये भी नहीं होगा, मलेशिया रूस भी, चीन इंडोनेशिया ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। शीतोष्ण क्षेत्र नहीं होगा, महासागर कुछ हद तक हो सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये बिल्कुल होगा, ध्रुवीय क्षेत्र ये नहीं होगा, और एक चुनना है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में है, तो ये रिंग ऑफ फायर में है, रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत पेटी में है, ठीक है, इसमें आ जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 111 में जो है विश्व में अंगूर की खेती, अंगूर से होना चाहिए, अंगूर की खेती, बागवानी, केस कीट पालन, रेशम उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नहीं, क्योंकि केस कीट पालन और अंगूर की खेती के लिए जो है उसके लिए मौसम यहाँ पे अनुकूल नहीं है। पश्चिमी समुद्र ये भी नहीं होगा, मानसूनी क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम और जलवायु जो है, ठीक है, इसके अनुकूल पाई जाती है, तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि विश्व में किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, बड़ी तीव्र होती है, ठीक है। तो अपक्षालन की क्रिया जो है वही तीव्र होगी जहां पर शुष्क, ठीक है, शुष्क होना चाहिए, साथ में जो है उष्ण कटिबंध भी होना चाहिए, ताकि तेज हवा से जो है वो उड़ के एक दूसरे से चली जाए, ठीक है। और अपक्षालन जो है ये मतलब तेज हवा, वर्षा, बाढ़ से हो सकता है, तो शुष्क होना जरूरी है। आर्द्र नहीं होगा, शीत नहीं होगा, मगध अक्षांशीय प्रदेश इसको भी नहीं ले सकते हैं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ले सकते हैं। उसके बाद अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जल प्रपात है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है, ठीक है। जैसे कि दूध सागर, दूध सागर जो है ये मांडवा नदी पर है, मांडवा नदी पर है, और ये जो है गोवा में है, ठीक है। और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य में है, ये भगवान महावीर, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में पड़ता है ये, ठीक है। तो इसका गोवा हो जाएगा, गोवा यानी कि 4 नंबर आंसर, ठीक है। बरकाना जो है ये सीता नदी पर है, सीता नदी पर है, और ये जो है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। खंडालर जो है ये उड़ीसा में है, और पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर जो है 4 1 2 3 होना चाहिए, 4 1 3 2 ये नहीं है, 4 1 2 3 ये आंसर हो जाएगा सी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है कि किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली गंगा है, ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये जो है यहाँ पर गर्म पानी का झरना है, ठीक है, पर्यटन स्थल है बिहार में, और ये मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है 699 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर है, सी नंबर आंसर होगा, और ये जो है 1342 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये जो है 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीधा साझा करता है। एक जो है पूर्वी चंपारण है, ठीक है, और दूसरा जो है पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तीसरा जो है सीतामढ़ी है, चौथा जो है मधुबनी है, पांचवा जो है सुपौल है, छठा जो है किशनगंज है, और सातवां जो है अररिया है, ठीक है। ये तो अररिया साझा नहीं करता है, अररिया नहीं होगा, सीतामढ़ी नहीं, मधुबनी, पूर्णिया नहीं करता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। रांची का पठार किसका उदाहरण है, तो उत्थित पेरीप्लेन का उदाहरण है। उत्थित पेरीप्लेन क्या होता है कि पहले से ये समतल था, ठीक है, उसके बाद जो है ये ऊपर उठ गया, ठीक है, उसके बाद जो है ये ऊपर उठने के बाद भी इस तरह से यानी ऊपर से ही समतल है, तो उसी को उत्थित पेरीप्लेन करते, तो आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, एंटीजन स्रावित करते हैं। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इशिहारा टेस्ट जो है इसमें रंग पहचानने की क्षमता का जो है जांच की जाती है, ठीक है। तो ये जो है यकृत क्रियाविधि से नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से नहीं होगा, किडनी क्रिया इससे भी नहीं होगा, रंग दृष्टिहीनता से हो जाएगा, डीएन से हो जाएगा। मनुष्य में कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया बीमारी के कारण क्या है? तो मनुष्य में जो कलर ब्लाइंड होता है या हीमोफीलिया होता है वो पहली चीज तो एक्स गुणसूत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। तो वाई वाला सारा कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और इस पे भी जो है प्रभावी जीन होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू, तो मनुष्य का रक्त जो है वो क्षारीय होता है जिसका वैल्यू 7.35 से 7.45 होता है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तापमान जरूरी है, बिल्कुल। खनिज लवण कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं जरूरी है। नमी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। 126 में निम्नलिखित में कौन तनाखा रूपांतरण है? पत्ता गोभी नहीं है, सलगम नहीं है, मैंग्रोव नहीं है, नागफनी हो जाएगा। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सिक शोषण नहीं कर सकती? ठीक है, अनॉक्सिक शोषण नहीं कर सकती, इसका मतलब जो है जो परिपक्व रक्त रुधिर कणिका है ये नहीं कर सकती। मांसल कोशिका कर सकती है, नवनिर्मित श्वास कोशिका कर सकती है, मस्तिष्क कोशिका कर सकती है, क्योंकि इस सब को बहुत ज्यादा जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन परिपक्व रक्त रुधिर कोशिका जो है पूरी रूप से परिपक्व हो जाती है, तो इस वजह से वो नहीं कर सकती है, तो सी आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग को चढ़ने वाले जानवर कभी नहीं खाते? छाल खाया जा सकता है, काष्ठ भी खाया जा सकता है, तना भी, लेकिन जड़ नहीं खाया। एक तो ये नीचे रहता है, दूसरा जो है ये कठोर रहता है, ठीक है, तो इसमें नहीं खाते। और तीसरा जो है मिट्टी वगैरह लगा रहता है, तो इस वजह से भी नहीं खाया जाता है। निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें जो है CO2 आता है, मीथेन आता है, ठीक है, एक और नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा CFCs भी आ जाता है। हालांकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये जो है जो ओजोन छिद्र है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए इसको भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसका आंसर जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs नहीं है। उसके बाद अगला है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव और उर्वरक और कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में कृत है, उदाहरण देने के। दोनों ही धनात्मक नहीं, दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण के उदाहरण हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां भी ये जमा होंगे वहां पे, तो ये जो है ऋणात्मक प्रदूषण के उदाहरण है। उसके बाद अगला है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो ये 4 है, ठीक है। 4 में कौन कौन है? एक तो जो है हिमालय हो गया, ठीक है, दूसरा जो है पश्चिम घाट हो गया, इसके अलावा श्रीलंका भी इसके साथ जुड़ जाता है, और तीसरा जो है इंडो बर्मा है, तीसरा जो है इंडो बर्मा है, और एक जो है सुंदरवन आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 हो जाते हैं। अगला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिसके अध्ययन किया जाता है समुद्री किनारे के जीव जंतु का अनुकूलन व्यवहार। ये भी कुछ हद तक गलत हो है, फसलों को, ये तो बिल्कुल गलत है, आदिवासी ये गलत, वन्य जीव और वातावरण हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित? ये लैंडमैन के द्वारा दिया गया था। DNA और अन्य में कौन सा तत्व नहीं मिलता है? ठीक है, ऑक्सीजन रहता है दोनों में, फास्फोरस भी रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी रहता है, ठीक है, सल्फर नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा। नेक्टोन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पर भक्षी हैं। सबसे पहले नेक्टोन्स कहते किसमें? जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव होते हैं। कैटफिश तैरता है, लॉबस्टर भी तैरता है, ठीक है, जेलीफिश नहीं तैरता, शार्क जो है ये भी तैरता है, ठीक है। जेलीफिश जो है ये प्लैंक्टन्स में आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो जेलीफिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नेक्टन्स की श्रेणी में कौन नहीं आता है, तो जेलीफिश हो जाएगा। उसके बाद जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन से अधिक योगदान देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड योगदान देता है। कोयले के किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो वो कम परिपक्व अवस्था वाले जो भी होंगे उससे पहचाना जा सकता है, जैसे कि अगर पीट जो है ये सबसे कम होता है, इसी तरह जो है लिग्नाइट हो गया, ये इसके बाद आता है, ठीक है, इसी तरह जो है इसके बाद जो है बिटुमिनस आ जाता है, ठीक है,
और सबसे लास्ट में जो है एंथ्रासाइट आ जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन की मात्रा में उल्टा हो जाएगा, तो पीट की मात्रा में जो है इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है वो पता लगाया जा सकता है। उसके बाद जो है शाही जल, जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षत्रता होती है, ये किससे बना होता है, ठीक है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो जो शाही जल है इसको जो है एक्वा रिगा भी कहा जाता है, एक्वा रिजिया, ठीक है, कहा जाता है। और इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल रहता है। और इसका जो मतलब ये दोनों जो है कंसंट्रेट होना चाहिए, और ये जो है 1:3 के अनुपात में रहता है, यानी कि HCl जो है ये 3 होना चाहिए और ये जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है? माचिस की तिल्ली पर की टिप पर जो है लाल फास्फोरस लगा होता है, और ये बाद में जो है सफ़ेद फास्फोरस के रूप में बदलकर आग उत्पन्न करता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है? जिंक के द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है ये 1932 में हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये न्यूट्रॉन की खोज जो है ये 1932 में हुआ था, और इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसके बाद कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग में लाई जाती है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो सोनार में उपयोग में लाई जाती है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा बल मट्ठे के क्रीम से अलग करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। माइक्रोफोन क्या काम करता है? तो ये जो है विद्युत संकेतों को जो है ध्वनि संकेतों में बनता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में आती है? तो किरण के रूप में जो है एक यूवी किरण काम में आती है। ठीक है, और अगर इससे भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तब जो है इंफ्रारेड जो है IR किरणें जो है, ठीक है, ये लाई जाती है। तो आंसर जो है IR किरणें हो जाएगा। उसके बाद जो है सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल का उपयोग मिलाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो 2 कंबल के बीच में जो है वायु का एक आवरण पैदा हो जाता है जो ठंडी हवा को घुसने नहीं देता है, तो बी आंसर हो जाएगा। एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या नहीं बदलेगा? तो एक तो जो है मास नहीं बदलना चाहिए, चूंकि मास आंसर में नहीं है तो ये नहीं होगा। तो अगर ग्रेविटी शून्य हो रहा है तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, दबाव भी बदल जाएगा, लेकिन साइनता नहीं बदलेगा, विस्कोसिटी नहीं बदलता है क्योंकि वो आपस में ही लगे रहते हैं, तो ये ए आंसर होगा। यदि एक चालू फ्रिज को दरवाजे के किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाता है, सी आंसर हो जाएगा। मानव की जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग लाई जाती है। लंबवत किरणें किससे गुजर नहीं सकती है? तो लंबवत किरणें जो है वह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 150 प्रश्नों का जो है आंसर। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सब प्रश्नों को देखा। ठीक।